हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत कर रहा हूं आपको अपने चैनल पे। आपको याद होगा हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं आगे। और उसका जो टॉपिक है हमारा, वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में क्या बोला जाता है कि ये क्या है, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन बोल सकते हो आप इसको। जीन एक्सप्रेशन का सबसे पहला लेवल है ये, स्टेप नहीं कह सकते, लेवल कह सकते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन बोला जाता है इसको। एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है ना। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो स्पेशली बात करेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का। इसके बाद मैं आपसे बताऊंगा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा अंतर होता है। जबकि जनरली आप देखोगे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ये बाकी सारे जो फेनोमेनन होते हैं, जैसे रेप्लिकेशन हो गया आपका, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, उसमें ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ आपको मिलेगी। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा यूनिट है जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस मिलने जा रहा है। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का, स्पेशली हम लोग इसी से बात करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये कौन सा आरएनए होता है? इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए होता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में ही अपने अपने जो ये प्रॉपर्टीज़ को ये करता है, शो आउट करता है ना। तो मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में ये करता है। और ये किस स्ट्रैंड पे होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, जिसको हम लोग एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। अब देखिए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड, क्या उसको हम लोग बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। डीएनए का वो सीक्वेंस जो ट्रांसक्रिप्शन करता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। और आपको आगे पता चलने जा रहा है कि जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड होता है ना, ये दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जैसा काम नहीं करता है ना। ये दोनों स्ट्रैंड जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जैसा काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, इसका बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर आप देखोगे तो इसमें तीन मेजर चीज़ होता है, थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रमोटर रीजन, एक होता है स्ट्रक्चरल रीजन, और एक होता है टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन जो होगा ना वो 3' पे अटैच होता है। वहीं पे टर्मिनेटर रीजन जो आप देखोगे तो 5' पे अटैच होगा। ओके, और ये 3' पे अटैच होगा तो आरएनए का जो सीक्वेंस बनाएगा वो कहाँ से बनाएगा? 5' से बनाएगा। और ये 5' पे अटैच है तो आरएनए का जो सीक्वेंस होगा यहाँ पे क्या होगा? आपका 3' का होगा। और स्ट्रक्चरल जीन वो हिस्सा होता है जहाँ पे न्यू आरएनए सिंथेसाइज होता है ना। न्यू आरएनए का सिंथेसाइज जो होता है ना वो स्ट्रक्चरल जीन के पास ही होता है, क्योंकि यहीं पे आपको क्या लगेगा, तो आरएनए का जो न्यूक्लियस, आरएनए न्यूक्लियोटाइड का जो ट्राइफॉस्फेट होता है ना, वो यहीं पे अटैचमेंट होता है। उसका अटैचमेंट आपको यहीं पे मिलने जा रहा है। ओके, तो इस तरह से थ्री बेसिक यूनिट्स हो गया, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन, और एक क्या हो गया? टर्मिनेटर। अब देखिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रमोटर के बारे में, कि प्रमोटर से रिलेटेड जो चीफ एंजाइम्स होता है, मतलब इवन आरएनए के सिंथेसिस से या ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जो चीफ एंजाइम है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम माना जाता है ये आरएनए पॉलीमरेज। देखो, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक्चुअली में ये 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। एक कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्राइम, दूसरा हो गया बीटा, तीसरा हो गया अल्फ़ा 1, फिर हो गया अल्फ़ा 2, और एक हो गया ओमेगा। ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं आपको आरएनए पॉलीमरेज में। लेकिन इस तरह का जो आरएनए पॉलीमरेज जिसमें ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, ये प्रो आरएनए पॉलीमरेज होगा। मतलब ये एक्टिव नहीं होगा, ये क्या होगा? नॉन एक्टिव फॉर्म में रहेगा। ये पांचों कंपोनेंट जब आपस में मिलेंगे ना तो नॉन एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। अब इस कंपोनेंट्स में आप देखिएगा सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट जो होता है वो बीटा प्राइम होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है ये ओमेगा होता है। तो बीटा प्राइम जो होता है वो क्या करता है? वो एक्टिव साइट के ऊपर अटैचमेंट होता है, और ये बीटा जो होता है इसको हेल्प करता है उस साइड पे अटैच करने के लिए। वहीं पे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो होता है वो क्या करता है? प्रमोटर के साथ इंटरेक्ट करता है ये। और तीसरा जो आप देख रहे हो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो मेरा ओमेगा है, उसका काम क्या है?
तो ये स्टेबलाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज को, मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करता है वो। अब देखिए ये पूरा का पूरा फैक्टर नॉन एक्टिव है, लेकिन जैसे ही ये फैक्टर, जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिग्मा के साथ जुड़ता है, ये देखो सिग्मा फैक्टर क्या होता है, एक प्रोटीन है, ये क्या है, एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन के साथ जैसे ही वो जुड़ता है ना तो वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करता है, बाइंड करता है प्रमोटर जोन के पास, प्रमोटर रीजन जो होता है ना वहाँ पे जा करके ये उससे बाइंड कर जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन, ये स्टेप्स आ गया, शुरू हो गया आपका कि सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में क्या होता है भाई, तो प्रमोटर साइट जो है उसके 5 इंड पे, देख रहे हो 5 प्राइम जो आप देख रहे हो, जिसको मैंने अभी बताया ना कि प्रमोटर जो होता है वो 5 प्राइम पे अटैच होता है। तो 5 प्राइम जो होता है प्रमोटर का वो एक स्पेसिफिक साइट होता है, ऐसा नहीं होता कि कहीं भी ये अटैच होता है। एक्चुअली में ये स्पेसिफिक साइट, देखिए मैं यहाँ बताया हूँ कि अगर प्रोकैरियोटिक होता है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 6 बेस पेयर्स वाला होगा, जो 10 बेस पेयर्स के पहले का साइट होता है दैट इज कॉल्ड टैट एट, क्या है, टैट एट, 6 बेस पेयर का ये साइट होता है। इसको हम लोग प्रिवनाउ बॉक्स भी बोलते हैं। ये बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिवनाउ बॉक्स। नाम क्या याद रखना है आपको, टैट एट। ओके, अब देखो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो आप देख रहे हो जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अटैच होता है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड मेरा क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए ये मेरा 5 प्राइम और 3 प्राइम है, और ये 3 प्राइम और 5 प्राइम है। तो 5 प्राइम से, हालांकि ये स्ट्रक्चर को मैं आगे बता दूंगा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ कि 5 प्राइम से 3 प्राइम जो होगा ना वो एक्चुअली में क्या होगा, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना 3 प्राइम से 5 प्राइम, यही है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ही आपको नया आरएनए का फॉर्मेशन होगा, जिसका सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ क्या 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मैंने अभी आपको बताया ना, कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो क्या हो जाएगा फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, अब देखिए ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन, और वो कौन सा स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड वही बोल रहा है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्यों ऐसा है, ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहला तो क्या है कि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम जो होगा आपका, ये जो आप स्ट्रैंड देख रहे हो, तो इसमें जो नया स्ट्रैंड, नया जो आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा 5 इंड टू 3 इंड बनेगा। अब देखो ये 5 इंड टू 3 इंड जब नया आरएनए बनता है ना तो इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है, मैं इस प्रॉपर्टीज़ को आपको बताता हूँ। इसके प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर 2 स्ट्रैंड मेरा डीएनए का है, एक स्ट्रैंड मेरा क्या हो जाएगा, देखिए कोडिंग स्ट्रैंड क्या है 5 इंटू 3 इंट, और टेम्पलेट स्ट्रैंड मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्राइम। अब देखिए नया आरएनए, देखिए ये मेरा क्या था कोडिंग स्ट्रैंड, और ये मेरा क्या था टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो नया आरएनए का सिंथेसिस देखिए इस डायरेक्शन में होता है, एकदम फिक्स है, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। नया आरएनए फिक्स है तो क्या होगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा, है ना। तो अगर मान लो ये, अगर हम इसका सीक्वेंस देखते हैं, इसका सीक्वेंस देखते हैं, तो सीक्वेंस क्या है भाई, तो सीक्वेंस मान लीजिए है AGCT, AG। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो मेरा है उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा T, जी का क्या हो जाएगा C, सी का क्या हो जाएगा जी, टी का क्या हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा टी, और जी का क्या हो जाएगा सी। तो मेरा जो नया आरएनए बनेगा उसका क्या होगा स्ट्रैंड, उसका क्या होगा ज़रा ये समझिएगा। देखिए उसको अगर मैं बनाऊं तो नया आरएनए देखिए 5 प्राइम हुआ, 5 प्राइम देखिए ऊपर भी है 5 प्राइम, देखिए स्ट्रैंड बन रहा है आरएनए का। अब ए के बदले में यहाँ क्या हो जाएगा यू, जी के बदले में क्या हो जाएगा सी, सी के बदले में क्या हो जाएगा टी, सॉरी जी, और टी के बदले में क्या हो जाएगा ए के बदले में क्या हो जाएगा यू। अब देखो तो सिर्फ यू जो है वो अलग है, देख रहे हैं इसका जो स्ट्रैंड आप देख रहे हो ये क्या है टी है, यहाँ यू है, बाकी सब तो वही है, सी ऊपर भी है, देखिए जी ऊपर भी है, बाकी सब चीज़ तो वही है, तो बदला हुआ क्या है यू यू। अब देख रहे हो ये कहीं ना कहीं इस स्ट्रैंड के इक्विवेलेंट हो रहा है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोला जाता है।
यही वजह है कि इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं हम लोग। तो पहला तो ये बात हो गया। दूसरा क्या आप देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल है। अब मान लो ये भी अपना स्ट्रैंड बनाता, हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये भी अपना स्ट्रैंड बनाता तो क्या बनाता, ए, सी का स्ट्रैंड क्या हो जाता, जी, जी का स्ट्रैंड क्या हो जाता, सी, ए का स्ट्रैंड क्या हो जाता, यू, और टी का स्ट्रैंड हो जाता ए, और इसका स्ट्रैंड होता जी। अब देखिए तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो लगभग इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो वही देखिए यहाँ बताया गया है आपको कि देखिए न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए हैज आइडेंटिकल सीक्वेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ, दस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज अल्टर्ड। पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न क्या होगा, बोथ ऑफ द स्ट्रैंड सिंथेसाइज आरएनए देन डबल स्ट्रैंड फॉर्म्ड विच प्रिवेंट ट्रांसलेशन। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो ये होता है ना डीएनए का, दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व नहीं होता है। किसमें, तो ट्रांसक्रिप्शन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि हाउ डज दिस प्रोसेस अकर। देखिए सबसे पहले प्रमोटर होगा। तो आप देख रहे हैं ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो नया आरएनए जो बनेगा वो किधर बनेगा, इस तरह से, है ना। न्यू आरएनए का सिंथेसिस मेरा इस तरफ होना है, और ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ सिंथेसिस होगा, नया आरएनए का फॉर्मेशन होगा ये, है ना। फिर उसे वही मैंने बता दिया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड, और इसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये मेरा आरएनए पॉलीमरेज है, यही आरएनए पॉलीमरेज है ना, जो कि प्रमोटर साइट पे अवेलेबल होता है ना, जो 5 टर्मिनल से होता है। तो 5 प्राइम पे होता है तो प्रमोटर साइट पे ये आरएनए पॉलीमरेज है। और इसके साथ देखिए ये सिग्मा फैक्टर, जब आरएनए पॉलीमरेज जब सिग्मा फैक्टर के साथ आएगा तभी ये एक्टिव होगा। अब जैसे ही ये इसके ऊपर अटैच करता है ना, तो सिग्मा जब ये सीक्वेंसिंग शुरू हो जाएगा, मतलब जब इलोंगेशन, देखो यहाँ पे जैसे ही आरएनए का बेस पेयर बनना शुरू हो जाएगा, किसकी वजह से, तो आरएनटीपी वजह से, मतलब आरएनए, सॉरी टीएनपी, टीएनपी के वजह से आरएनए, ये क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, जरा सा इसको मैं सही कर देता हूँ आपको। इसको हम लोग बोलते हैं आरएनटीपी, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। यही राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जैसे आपको याद होगा जब डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था, रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, आरएनडीपी बन रहा था, जिसमें कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट था, जो कि दो पर्पस था ना, एक एज ए सबस्ट्रेट के जैसा भी काम करता था और एनर्जी भी प्रोवाइड करता था। यहाँ भी वही बात है, ये सबस्ट्रेट के जैसा भी एक्ट करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो एनर्जी बेस्ड प्रोसेस होता है। ओके, तो इस तरह से काम करता है। अब देखिए जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज और जुड़ता है इसके साथ, और सिग्मा फैक्टर देखिए अब हट जाएगा, तो ये क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को थोड़ा सा ओपन कर देता है ना। और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है, ओपन कर देता है और आरएनए का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। तो ये प्रमोटर साइट पे अब नया नया आरएनए जो होगा वो आरएनटीपी से बार बार इस पे आरएनटीपी आकर के जुड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इसको क्या करेगा, नया सीक्वेंस ऑफ आरएनए देखिए बनाना शुरू कर देगा, जिसका कि क्या हो जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ओके, और ये रो फैक्टर जो होगा, सिग्मा फैक्टर जो होगा वो अलग रह जाएगा, सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज से हट जाता है। ओके, और इलोंगेशन शुरू हो जाता है। इलोंगेशन के बाद क्या होगा, टर्मिनेशन। देखिए टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा, तो टर्मिनेशन जो होगा वो टर्मिनेशन साइट पे होता है। टर्मिनेशन साइट कहाँ अवेलेबल है, 3 प्राइम पे अवेलेबल है। तो क्या कहता है, ये स्टॉप द सिंथेसाइज ऑफ आरएनए, ये सिंथेसाइज आरएनए का सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। अब देखो टर्मिनेशन के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं रो फैक्टर। एक्चुअली में दो टाइप का प्रोसेस है ये, एक होता है रो डिपेंडेंट प्रोसेस और एक होता है रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस। देखिए रो डिपेंडेंट प्रोसेस जो होता है उसमें 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। तो इसमें जो नया आरएनए बनता है ना, उसके टर्मिनल्स पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप, तो आपको टर्मिनल्स पे एक रो डिपेंडेंट है तो क्या होगा, जो रो प्रोटीन है वो अटैच कर जाता है और ये मूव करता है किधर, इस तरफ। और इधर मूव करते हुए जहाँ पे देखिए डीएनए और आरएनए का जहाँ पे हाइब्रिड है ना, उस हाइब्रिड के पास जा करके और उस एरिया को ये क्या कर देता है, तोड़ने का काम करता है, उसको लूज कर देता है। क्यों भाई, देखिए वही मैंने लिखा है
कि दिस रो प्रोटीन अटैच विथ आरएनए मूव टुवर्ड्स डीएनए आरएनए हाइब्रिड साइट एंड यूज एटीपी, एटीपी को कन्वर्ट करता है एडीपी और आईपी में, जिसकी वजह से एनर्जी लगता है यहाँ पे, और ये तोड़ देता है, और ये तोड़ करके क्या होगा, डीएनए के उस हिस्से से अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। वहीं पे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या होता है, तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि रो फैक्टर्स नहीं आएगा, यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा ना कि आप जो टर्मिनल देख रहे हो यहाँ पे एक लूप के जैसा बन रहा है। ये जो नया आरएनए बना ना, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है आपका, यहाँ पे देखो लूप टाइप का बन रहा है। और 5 प्राइम पे क्या होता है, जीसी मतलब कि जी और सी का कम्बिनेशन बढ़ जाता है, और जो 3 प्राइम है वहाँ पे आपको बहुत सारा यूरिडाइन मतलब यू 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 इस तरह से अटैचमेंट शुरू हो जाता है, यू 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 का। तो यू के साथ किसका अटैचमेंट होगा, ए का। तो ऐसा कुछ होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे होता है ये। तो इससे क्या होता है, आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि जी और सी का बॉन्ड स्ट्रांग है, जबकि यू और ए का बॉन्ड क्या है, कंपैरेटिवली वीक है। तो वीक बॉन्ड जल्दी से टूटता है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और नया आरएनए आपको सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रोकैरियोटिक डीएनए बनेगा ना, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज जो मेरा होता है ना, वो एक ही टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होगा प्रोकैरियोटिक का, वो सिंगल टाइप होता है, ये ध्यान रखिएगा। आरएनए पॉलीमरेज, हालांकि इस चीज़ का चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे, वो सिंगल टाइप होता है, पहली बात। दूसरा बात क्या, ये जो नया आरएनए बन रहा है ना, ये नया आरएनए जो होता है वो नॉन स्प्लिट टाइप होता है। नॉन स्प्लिट टाइप कहने का मतलब क्या कि फुल आरएनए फंक्शनल होता है। मतलब ये क्या होता है, फुल्ली फंक्शनल आरएनए होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि जैसे ही हम लोग यूकैरियोटिक देखेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये फुल्ली फंक्शनल आरएनए नहीं है, उसका कुछ सेगमेंट जो होता है वो फंक्शनल है, कुछ सेगमेंट नॉन फंक्शनल है। ओके, तो उसको प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है यूकैरियोटिक में। इसीलिए यूकैरियोटिक का जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है या ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, वो कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक से थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक पर बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। आपको टॉपिक रिवाइज कीजिए, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम और नज़दीक आते जा रहा है तो आपको रिवीजन की आवश्यकता ज़्यादा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के उससे पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।